हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं विकासवादी लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसके कौन कौन से रूप हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि विकासवादी समाजवाद समाजवाद की ऐसी शाखा है जो क्रांति की विचारों में परिवर्तन कर मानती है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद स्थापित हो सकता है और धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन कर समाजवाद की स्थापना पर बल देती है। तो जो विकासवादी समाजवाद है ये धीरे धीरे यानी स्नेह स्नेह सामाजिक परिवर्तन करके समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसके अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं और विकासवादी समाजवाद को हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं कहते हैं। और पहला जो इसका रूप है वो है संशोधनवाद, दूसरा जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है फेबियनवाद, श्रम संघवाद, श्रेणी समाजवाद, समष्टिवाद और यूरो साम्यवाद। तो ये 7 रूप हैं, ये हमें विकासवादी समाजवाद के देखने को मिलते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संशोधनवाद, जिनके जनक हैं एडवर्ड बर्नस्टाइन, मूलतः जर्मनी के हैं। इनका जीवन काल 1850 से 1932 है और इनकी जो बुक है वो है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म ए क्रिटिम एंड अफर्मेशन 1989। अंग्रेजी अनुवाद इसका प्री कंडीशन ऑफ सोशलिज्म 1909 में किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी से जुड़े हुए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एडवर्ड बर्नस्टाइन संशोधनवाद के जनक हैं और ये सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है ऑफ जर्मनी उससे जुड़े हुए थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, इससे ये जुड़े हुए थे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो एडवर्ड बर्नस्टाइन हैं ये मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के में परिवर्तन करते हुए कहते हैं कि मार्क्स ने जो क्रांति की परिस्थितियां बताई है उनमें परिवर्तन किया है कि मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है, मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है, उद्योग व पूंजी का केंद्रीकरण हुआ है। इसीलिए बर्नस्टाइन कहते हैं कि हमें टूट पड़ने के स्थान पर डटकर मुकाबला करने की नीति जो है वो अपनानी चाहिए। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। तो पहला रूप हम लोगों ने देखा संशोधनवाद। संशोधनवाद में जो विकासवादी समाजवाद का प्रथम रूप है संशोधनवाद, जनक इसके एडवर्ड बर्नस्टाइन है जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए क्या कहा, मार्क्स की जो क्रांति की परिस्थितियां बताई है उसमें परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है? एक तो मध्यम वर्ग का विस्तार किया इन्होंने, मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है, उद्योग और पूंजी का केंद्रीकरण हुआ है। इसीलिए बर्नस्टाइन कहते हैं कि हमें टूट पड़ने के स्थान पर क्या करना चाहिए, डटकर मुकाबला करने की नीति अपनानी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। तो जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के जनक कौन है? फर्डिनेंड लासाल। इनका राजनीतिक दल कौन सा था? जनरल वर्कर जर्मन एसोसिएशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्डिनेंड जो लासाल है यूपीएससी में पूछा गया था कि फर्डिनेंड लासाल का राजनीतिक दल कौन सा था? जनरल वर्कर जर्मन एसोसिएशन। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फर्डिनेंड निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? मजदूरी का लौह नियम। मजदूरी के लौह नियम का मतलब क्या है? सबको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, है ना। दूसरा प्रहरी राज्य, नाइट वॉच, न्यूनतम राज्य की ये क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। जो परंपरावादी मानते हैं ना कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए यानी अहस्तक्षेप वाले राज्य की संकल्पना देते हैं कौन? परंपरावादी और स्वेच्छातंत्रवादी। तो जो प्रहरी राज्य की संकल्पना ये देते हैं परंपरावादी और स्वेच्छातंत्रवादी, उसी की फर्डिनेंड लासाल क्या करते हैं? आलोचना। और क्या कहते हैं कि जो प्रहरी राज्य है वो सही नहीं है यानी न्यूनतम राज्य नाइट वॉच की ये आलोचना करते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट देखते हैं कि जो समाजवाद की स्थापना, तो समाजवाद की स्थापना लोकतंत्र, राजनीतिक दल, चुनाव, सार्वभौमिक मताधिकार, सत्ता और समाजवादी राजनीति लागू कर दो। समाजवाद की स्थापना कैसे होगी, है ना। जब हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं तो कैसे होगी, सबसे पहले लोकतंत्र ले आओ। लोकतंत्र में एक अपना राजनीतिक दल चुनो। दल में क्या होगा, चुनाव यानी सार्वभौमिक मताधिकार होगा। उसके बाद चुनाव के बाद क्या आएगी, सत्ता यानी बहुमत का शासन आएगा और समाजवादी नीति जो है वो लागू हो जाएगी। तो यदि समाजवाद स्थापित करना है तो सबसे पहले लोकतंत्र को लाना होगा, उसके बाद राजनीतिक दल का चुनाव करना होगा, फिर चुनाव होंगे, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा सत्ता आएगी यानी बहुमत का शासन आएगा और उसके बाद समाजवादी नीति लागू हो जाएगी। तो उसके बाद हम थर्ड देखते हैं कि जर्मन सामाजिक जो लोकतंत्र है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद तीसरा देखेंगे फेबियनवाद। तो जो समाजवाद की यह शाखा जो जेएस मिल से प्रभावित होकर भूमि सुधार का समर्थन करती है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस फैक्ट को ध्यान रखना है कि फेबियनवाद जो है वो समाजवाद की वह शाखा है जो जेएस मिल से प्रभावित है और भूमि सुधार का समर्थन करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी समाजवाद की कौन सी शाखा भूमि सुधार का समर्थन करती है, तो फेबियनवाद। उसके बाद यह रोमन सेनापति फेबियस के इस कथन से प्रभावित है कि उचित क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। तो जो फेबियस का ये कथन है ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रोमन का सेनापति फेबियस था और उसका सुप्रसिद्ध कथन है ये कि उचित क्षण के लिए क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही बात जैसे कि हर कोई स्टूडेंट पर लागू होती है कि कई बार ये होता है कि बहुत सारे एग्जाम दे चुके होते हैं और किसी भी एग्जाम में कोई मतलब पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता है और व्यक्ति जो है उसके पास धैर्य नहीं होता और वो अपना छोड़ छाड़ के दूसरे किसी कार्य में लग जाता है। तो इसमें जो फेबियस हैं रोमन के सेनापति, वो कहते हैं कि जो अच्छा क्षण है यानी जो एक अच्छा क्षण पाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि ये जो क्षण है वो उसके लिए उचित नहीं है ना, सही नहीं है, ठीक है। जब उचित क्षण आएगा तो चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर कोई परीक्षा उसकी पास हो जाएगी, यानी उसको कई सारे ऑप्शन जो है वो भी मिलेंगे, लेकिन वो जो क्षण है उसका धैर्यपूर्वक रुक कर डट कर जो है उसका प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ये बात फेबियस कहते हैं। उसके बाद फेबियनवादियों ने 1884 में इंग्लैंड में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की और इनका कार्यक्षेत्र यूके था। फेबियनवादियों का प्रमुख जो उद्देश्य है वो मध्यम वर्ग में समाजवाद के प्रति भय को समाप्त करना था और इसके लिए उन्होंने अंतः प्रवेश तकनीक अपनाई और अंतः प्रवेश तकनीक में समाजवाद का प्रचार घर घर जाकर इनके द्वारा किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फेबियनवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मध्यम वर्ग में फेबियनवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मध्यम वर्ग में समाजवाद के प्रति भय को समाप्त करना और इसके लिए उन्होंने अंतः प्रवेश तकनीक अपनाई। अंतः प्रवेश तकनीक में समाजवाद का प्रचार उन्होंने घर घर जाकर किया। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख फेबियनवादी कौन कौन हैं। तो प्रमुख फेबियनवादी कौन कौन हैं, सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एडवर्ड पीज, H.G. वेल्स, एडिथ नेटबिट, नेहरू, एनी बेसेंट। तो दोबारा एक बार रीड आउट कर लेते हैं, सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एडवर्ड पीज, H.G. वेल्स, एडिथ नेटविज, नेहरू, एनी बेसेंट। तो जो फेबियनवाद है वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, जो जितने भी फेबियनवादी हैं वो सब लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे और इनकी प्रमुख शाखा यंग फेबियन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। H.G. वेल्स फेबियनवादी हैं, इसमें अनेक कमियां बताते हैं। जो वेल्स हैं वो फेबियनवादी हैं और इसमें अनेक कमियां बताते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नव फेबियनवाद यूएसएसआर को लेकर स्थापना की थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक का नाम फेबियन एंड एम्पायर 1900 है और एडवर्ड पीज की पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ फेबियन सोसाइटी है। तो बस ये थोड़ा इतना भी यदि हम ध्यान रखेंगे, इनकी बुक्स का नाम भी ध्यान रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। जो H.G. वेल्स हैं
फेबियनवाद में अनेक कमियां बताते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नव फेबियनवाद को लेकर ये स्थापना की थी इन्होंने। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बुक का नाम ध्यान रखना है, फेबियन एंड एम्पायर, 1900 में लिखी थी। एडवर्ड पीज की बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ फेबियन सोसाइटी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। श्रम संघवाद यानी विकासवादी जो समाजवाद है उसका फोर्थ रूप हम देखते हैं, श्रम संघवाद। इस शाखा के अनुसार समाजवाद की शाखा के लिए उद्योग पर श्रमिक संघों का नियंत्रण आवश्यक है। और इस शाखा से जुड़े प्रमुख विद्वान कौन हैं? जॉर्ज यूजेन सोरेल, फ्रांसीसी विद्वान हैं। इनकी बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेशन, 1909। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वायलेंस 1909 की बुक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं श्रम संघवाद। इस शाखा के अनुसार समाजवाद की शाखा के लिए उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण आवश्यक है। और इस शाखा से जुड़े प्रमुख विद्वान हैं जॉर्ज यूजेन सोरेल, और इनकी बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वायलेंस 1909। ओके, तो श्रम संघवाद के जुड़े विद्वान कौन से हैं? जॉर्ज यूजेन सोरेल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इस पुस्तक में सोरेल श्रम संघवाद की निम्न विशेषताएं बताते हैं। कौन सी बुक में? मैंने आपको बताई कि जो जॉर्ज सोरेल हैं ये श्रम संघवाद से जुड़े हुए हैं, फ्रांसीसी विद्वान हैं, और समाजवाद की शाखा के लिए उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण ये आवश्यक मानते हैं। इस जो बुक है इन्होंने बताई रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस 1909 की बुक है, और इसमें ये श्रम संघवाद की निम्न विशेषताएं बताते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं? ये बताते हैं समाजवाद की स्थापना के लिए हमें आर्थिक क्षेत्र में कार्यवाही करनी चाहिए, ना कि राजनीतिक क्षेत्र में। क्या कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए हमें आर्थिक क्षेत्र में कार्यवाही करनी चाहिए, न कि राजनीतिक क्षेत्र में। दूसरी विशेषता बताते हैं आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संघों के नियंत्रण होना चाहिए। उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए आम हड़ताल को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। राज्य की शक्ति का अंत हो जाना चाहिए। इसी कारण से अर्ध अराजकतावादी भी इनको कहा जाता है। जो ये सोरेल हैं ये क्या कहते हैं कि राज्य की शक्ति का क्या हो जाना चाहिए? अंत हो जाना चाहिए। वैसे तो ये मतलब अराजकतावादी हैं, तो ये राज्य की शक्ति के अंत की जब बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? अर्ध अराजकतावादी। ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष में भी आस्था रखते हैं, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से सहमत नहीं है, और इनका प्रमुख नारा था लक्ष्य कुछ नहीं, गति ही सब कुछ है। तो सोरेल का प्रसिद्ध कथन भी ध्यान रखना है, सारी राजनीतिक प्रक्रिया टकराव की है, मेलजोल की नहीं है। और राज्य की सकारात्मक भूमिका का समर्थन करते हुए मैक्सिमम, लेराय, पेरेट नव श्रम संघवाद की स्थापना करते हैं। जो सोरेल हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ वायलेंस 1909 की बुक में जो श्रम संघवाद की विशेषताएं बताते हैं उसमें सबसे पहली विशेषता तो ये कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए आर्थिक क्षेत्र में कार्यवाही होनी चाहिए, न कि राजनीतिक क्षेत्र में। दूसरी विशेषता बताते हैं कि आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संघों का नियंत्रण होना चाहिए। उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए आम हड़ताल को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। राज्य की शक्ति का अंत होना चाहिए, इसीलिए अर्ध अराजकतावादी कहा जाता है। और ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष में आस्था रखते हैं, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से सहमत नहीं है। इनका प्रमुख नारा लक्ष्य नहीं, गति ही सब कुछ है। और सोरेल का एक कथन है कि सारी राजनीतिक प्रक्रिया टकराव की है, मेलजोल की नहीं है। और राज्य की सकारात्मक भूमिका का समर्थन करते हुए मैक्सिम, लेराय, पेरेट ये सब नव श्रम संघवाद की स्थापना करते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं श्रेणी समाजवाद, जो इसका फिफ्थ रूप है श्रेणी समाजवाद, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे फेबियनवाद, भूमि सुधार और श्रम संघवाद औद्योगिक की संतान शिशु कहते हैं। जो श्रेणी संघवाद है, श्रेणी समाजवाद है, इसे एक तो फेबियनवाद जो भूमि सुधार पर बल देता है, और श्रम संघवाद जो औद्योगिक क्षेत्र पर बल देता है। तो श्रम संघवाद और फेबियनवाद इनकी क्या माना जाता है? इसको संतान, किसको? श्रेणी समाजवाद को। यानी इसके मम्मी पापा कौन है? श्रेणी समाजवाद के, फेबियनवाद और श्रम संघवाद। क्योंकि यह भूमि सुधार और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार
दोनों पर बल देता है, यानी जहां मम्मी पापा जिस बात का अनुसरण करते हैं तो बच्चे तो करेंगे ही, उनसे तो करवाएंगे ही। तो श्रेणी संघवाद जो है वो भूमि सुधार पर भी बल देता है और औद्योगिक क्षेत्र सुधार पर भी ये बल देता है। श्रेणी संघवाद व्यावसायिक यानी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है, अर्थात संसद में कार्य के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये क्या कहता है कि जो संसद है उसमें कैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कार्य के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हेगल फासीवादी भी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं और यह बहुल मतदान का भी समर्थन करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति एक से अधिक कार्य करता है तो वह एक से अधिक वोट भी डालेगा और इसका प्रमुख नारा है जितने हित उतने मत। तो ये नेट में पूछा गया है, जितने हित उतने मत कौन सी विकासवादी समाजवाद की शाखा से जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी समाजवाद, जितने हित उतने मत। ओके, अब देखते हैं श्रेणी समाजवाद से जुड़े हुए थिंकर। तो श्रेणी समाजवाद से जुड़े हुए थिंकर कौन कौन से हैं? कार्ल पोलानी, जॉन डेवी, ऑरेंज पेटी, G.D.H. कोल, S.G. होप्सन, R.S. टोनी, विलियम मॉरिस, होबहाउस, गुनार मेडल, ये बहुत सारे समर्थक हैं जो कि श्रेणी समाजवाद से जुड़े हुए हैं। कार्ल पोलानी, जॉन डेवी, ऑरेंज पेटी, G.D.H. कोल, S.G. होप्सन, R.S. टोनी, विलियम मॉरिस और होबहाउस। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे कि जो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे जॉन डेवी। तो जॉन डेवी की बुक है डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये हमें ध्यान रखने हैं। डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन 1916 की बुक है। और दूसरी बुक है इनकी रिवाइवल फिलोसफी, 1919 की बुक है, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन और रिवाइवल फिलोसफी 1919। लोकतंत्र के 3 लक्षण बताते हैं ये, उत्तरदायित्व, मतदान, विस्तार और संचार। जॉन डेवी क्या करते हैं, लोकतंत्र के 3 लक्षण बताते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तरदायित्व, एक मतदान विस्तार और एक संचार। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखते हैं G.D.H. कोल। श्रेणी समाजवाद का कार्यक्षेत्र इंग्लैंड रहा है। ये कहते हैं कि जो श्रेणी समाजवाद है उसका कार्यक्षेत्र क्या है, इंग्लैंड। 1915 में नेशनल गिल्ड लीग का गठन किया, 1920 में नेशनल बिल्डिंग लीग का गठन किया। तो ये दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। नेशनल गिल्ड लीग का गठन कब किया गया? 1915 में। 1920 में नेशनल बिल्डिंग लीग का गठन किया गया। अब नेक्स्ट इनकी बुक है सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री 1917। सेकंड बुक है गिल्ड सोशलिज्म में रोस्टेड 1920 की बुक, तो ये ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं R.H. टोनी, इनकी इक्वेलिटी बुक इंपॉर्टेंट है 1931 की। यह क्रिश्चियन सोशलिज्म का समर्थन करती है और स्वतंत्रता और समानता को ये क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं। तो क्रिश्चियन सोशलिज्म का समर्थन कौन से विद्वान करते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो R.H. टोनी करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। S.G. होपहाउस के बारे में देखेंगे आप। नेशनल गिल्ड एंड इंक्वायरी इनटू द वेस्ट सिस्टम, तो ये इनकी बुक का नाम है, ध्यान रखना है। राज्य का कार्य विभिन्न संघों में समन्वय करना होना चाहिए। और उसके बाद देखें आर्थर पेंटी, तो आर्थर पेंटी की बुक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये कहते हैं कि श्रेणी समाजवाद की आधारभूत रचना जो है वो इस बुक को मानते हैं। तो बुक इनकी कौन सी है, रेस्टोरेशन ऑफ गाइड सिस्टम 1906। तो ये जो बुक है ये श्रेणी समाजवाद की आधारभूत रचना है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो शाखा है वो देखते हैं समष्टिवाद। तो हम लोगों ने कौन कौन सी शाखाओं का मतलब के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो हमने संशोधनवाद देखा, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र देखा, उसके बाद फेबियनवाद देखा, उसके बाद श्रम संघवाद देखा और उसके बाद हम लोग श्रेणी समाजवाद देखा। अब हम समष्टिवाद में आ चुके हैं। तो जो समष्टिवाद हैं इसके जनक हैं C.E.M. जोड। इनकी बुक का नाम है गाइड टू मॉडर्न थॉट 1933, गाइड टू मॉडर्न फिलोसफी 1936। और जो जोड हैं वो विकासवादी समाजवाद की अन्य
जो शाखाएं हैं उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह एक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना चाहते हैं। सच्चा समाजवाद तभी स्थापित होगा जब हम सभी क्षेत्रों में समाजवाद स्थापित करें। ये क्या कहते हैं कि चलो हम सब चाहते हैं कि समाजवाद स्थापित होना चाहिए, लेकिन ये क्या कहते हैं सीएम जोड़, ये कहते हैं कि सच्चा समाजवाद है वो तभी स्थापित होगा जब सभी क्षेत्रों में समाजवाद स्थापित हो, यानी चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कानूनी हो, जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यदि समाजवाद स्थापित होगा तो वहीं सच्चा समाजवाद स्थापित होगा। उसके बाद सीएम जोड़ का कथन है, समाज एक ऐसे टोपी की तरह है, इसे हर कोई पहन लेता है। क्या कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोपे की तरह है जिसे हर कोई पहन लेता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इनकी डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है। समाजवाद ऐसे टोप की तरह है जिसे हर कोई पहन लेता है, किसका कथन है? तो सीएम जोड़ का है। जनक किसके हैं? समष्टिवाद के जनक हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो शाखा है वो देखते हैं यूरो साम्यवाद यानी समाजवाद। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जम्बोडिन्यू, ब्रेजेनस्की और एरी गैलेवी ने किया और इनका कहना है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद की स्थापना की जा सकती है, अतः क्रांति की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र है उसके माध्यम से समाजवाद की स्थापना की जा सकती है और इसके लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं है। और इसके मुख्य जो समर्थक हैं वो हैं सेंटियागो केरिलो और EM मार्सी। तो केरिलो का नाम भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद जो पेरी एंडरसन है, इनके अनुसार यूरो साम्यवाद नव मार्क्सवादी ग्राम्स्की से प्रभावित हैं और ऑस्ट्रो मार्क्सवाद का इस पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है। और ऑस्ट्रो मार्क्सवादियों के अनुसार मार्क्स के विचारों में लोकतंत्र का समन्वय करना चाहिए। प्रमुख ऑस्ट्रो मार्क्सवादी मैक्स एडलर, फ्रेडरिक एडलर और कार्ल रेनर ए वार्डर, ये प्रमुख ऑस्ट्रो मार्क्सवादी हैं। तो प्रमुख ऑस्ट्रो मार्क्सवादी भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो ऑस्ट्रो मार्क्सवादी हैं वो इनका प्रभाव जो है, इन पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि जो पेरी एंडरसन हैं इनके अनुसार यूरो साम्यवाद और नव मार्क्सवादी ग्राम्स्की से प्रभावित हैं। ऑस्ट्रो मार्क्सवाद का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। ऑस्ट्रो मार्क्सवादियों के अनुसार मार्क्स के विचारों में लोकतंत्र का समन्वय करना चाहिए। तो ऑस्ट्रो मार्क्सवादी भी हमें ध्यान रखने हैं। 3-4 नाम हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। एडलर, फ्रेडरिक एडलर, मैक्स एडलर, कार्ल रेनर और ए वार्डर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये जो विकासवादी जो अपना समाजवाद है ये कंप्लीट होता है। और विकासवादी समाजवाद की हमने 7 शाखाओं के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए और ये इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।